जो पहले 2 क्लासेस हमारी हुई हैं उसमें हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि असल में कंटेंट राइटिंग होती क्या है और हमने किस राइटिंग पे फिलहाल इस कोर्स के अंदर जो मेन फोकस है वो रखना है। ठीक है, वो है हमारी ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट क्या होती है ये भी आप लोगों को फर्स्ट लेसन में पता चल गया था। आप लोगों ने ढूंढी भी थी, सर्च भी की थी, रीड भी की होंगी मेरे ख्याल में। तो काफी हद तक आपको आइडिया हो गया होगा कि ब्लॉग पोस्ट का फॉर्मेट या उसको लिखा किस तरह से जाता है। लेकिन फिर भी कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं जो आपने ब्लॉग पोस्ट में लिखने होते हैं, वो आपको पता होने भी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई अगर कोई प्रोजेक्ट भी मिल जाता है या कहीं आपको जॉब मिल जाती है एज अ कंटेंट राइटर, एज अ एसईओ कंटेंट राइटर, तो वो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। और ये आपको पता भी होने चाहिए कि कोई भी न्यू राइटर भी होगा वो आपसे पूछेगा, ओ आप तो, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपने अपने नाम के साथ प्रो राइटर लगाना है कि आई एम अ प्रो राइटर। तो कोई भी न्यू राइटर आपसे पूछे कि एक स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। और ये लिखने के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है एक किसी भी ब्लॉग पोस्ट का, वो अगर मेरी आवाज़ कटे तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से इंटरनेट का प्रॉब्लम है। जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, मेन एलिमेंट, वो किसी भी ब्लॉग पोस्ट का टाइटल होता है। आपके आपने कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखनी है या आपने कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले टाइटल जरूरी होता है। एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट, इसमें सबसे पहले हमारे पास टाइटल जरूरी होता है, जो मेन चीज़ है। आपके पास टाइटल अच्छा सा होना चाहिए और टाइटल के अंदर आपका टाइटल इस तरह का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो सबसे पहली जो हमारी नज़र पड़ती है वो हमारी टाइटल पे पड़ती है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर हमें टाइटल पसंद आता है तब हम ब्लॉग पोस्ट खोलते हैं फिर उसको पढ़ते हैं। अगर हमें टाइटल ही पसंद नहीं आता तो ब्लॉग पोस्ट पढ़ने तो दूर के बाद खोलनी भी किसी ने नहीं है, राइट। तो आप लोगों का टाइटल अच्छा होना चाहिए। एक तो आपका प्राइमरी कीवर्ड उसके अंदर ऐड होना चाहिए। दूसरी बात, उस टाइटल के अंदर रीडर के प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा होना चाहिए कि एक रीडर क्या ढूंढ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हाउ टू के क्वेश्चंस मैंने आपको कल भी बताया है, बल्कि आज ही बताया है, कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप लोग ने ज़्यादा टारगेट करनी है। क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का मकसद ये होता है, जो हाउ टू वाले कीवर्ड्स होते हैं ना, हाउ टू दिस, हाउ टू दैट, हाउ टू कुक अ बिरयानी एंड ऑल दैट थिंग्स, तो लोग ज़्यादातर यही सर्च करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सर्च किया हाउ टू कुक बिरयानी, ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों आज बिरयानी याद आ रही है, ओके। तो अब किसी ने सर्च किया, नीचे इतनी सारी पोस्ट खुल जाएंगी, इतनी सारी रेसिपीज की पोस्ट खुल जाएंगी। तो उसमें कुछ टाइटल्स, कुछ ऐसे टाइटल्स होंगे जिनमें लिखा होगा सिर्फ सिंपल स्टेप्स, ठीक है, हाउ टू कुक बिरयानी, आगे लिखा होगा सिंपल स्टेप्स। फिर कहीं लिखा होगा हाउ टू कुक अ बिरयानी, क्या लिखा हो सकता है, सर्च भी नहीं कर सकते इस टाइम तो। मतलब कुछ भी जो आपके टाइटल है, टाइटल बहुत ज्यादा परसुएसिव होना चाहिए कि आपका वाकई दिल करे उसको क्लिक करने को, ओके। तो अगर यहाँ लिखा जाए, मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। पहली चीज आपने याद रखनी है वो क्या है, टाइटल। टाइटल के बाद दूसरी चीज आती है आपके पास आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सेकंड थिंग, सेकंड मेन थिंग जो आप दूसरे नंबर पे इनकाउंटर करते हैं किसी भी ब्लॉग पोस्ट में, वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, ठीक है। पहली 2-4 लाइंस होती हैं और वो 2-4 लाइंस ही, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन, ये डिस्क्राइब करती हैं कि आपका ब्लॉग पोस्ट रीडर ने पढ़ना भी है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा इन सबको, इन सब एलिमेंट्स का ख्याल रखने का मकसद क्या होता है कि जो हम इतनी मेहनत से लिख रहे हैं कंटेंट, वो रीडर आए भी और वो रीडर उनको पढ़ें भी, ठीक है। तो ये सारा कुछ साइकोलॉजी के ऊपर बेस होता है, रीडर साइकोलॉजी के ऊपर, कि आपने एक कंटेंट लिखा है और उस कंटेंट के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए, टाइटल के अंदर इतनी एनर्जी हो कि रीडर को वो ब्लॉग पोस्ट के ऊपर लेके आ सके, और ब्लॉग पोस्ट के इंट्रोडक्शन के अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो रीडर को परसू कर सके कि उस वो पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्ट आगे पढ़े, ठीक है।
तो टाइटल, उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये आपका बहुत बहुत अच्छा लिखा होना चाहिए। अब वो कैसे लिखा, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या कैसे आइडिया कैसे मिलेगा? सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोगों ने सर्च करने हैं लोगों के ब्लॉग्स, उनकी ब्लॉग पोस्ट देखनी है कि उन्होंने किस तरह से लिखी हुई हैं, उन्होंने ब्लॉग पोस्ट में किस किस किस्म की टेक्निक्स लगाई हुई हैं, किस किस किस्म की हुक्स लगाई हुई हैं टाइटल के अंदर और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप लोग खुद ऑब्जर्व करेंगे, खुद सर्च करेंगे। ओके, तो उसके बाद एक और चीज आती है, इम्पोर्टेंट चीज आती है आपकी हेडिंग्स। कैप्स लॉक ऑन रह गया। ओके, अब क्योंकि हम वेबसाइट के ऊपर जब पोस्ट करेंगे तब की बात कर रही हूँ, अभी आप लोगों ने जब ड्राफ्ट बनाना है उसके अंदर आपने इस किस्म के H1 और H2 को नहीं देखना। सिर्फ आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप वर्डप्रेस पे जाके इसको पोस्ट करेंगे खुद, ठीक है, वर्डप्रेस पे आप लोगों की प्रोफाइल्स बन जाएंगी और आप लोगों ने जो भी कंटेंट लिखना होगा वो जाके खुद पोस्ट करना होगा। ठीक है, तो जो भी आपके ब्लॉग पोस्ट होती है उसके सर्टेन हेडिंग्स के रूल्स होते हैं। जो आपका टाइटल होता है वो H1 हेडिंग में होता है, H1 हेडिंग में। ठीक है, जो आपका सब टॉपिक होता है, जो आपकी सब हेडिंग होती है, हेडिंग, वो H2 में होती है। जैसे कि मैं आपको टूल्स में दिखा, टूल्स में नहीं है ये, गूगल डॉक्स पे यहाँ पे है। किसी भी राइटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये वाली हेडिंग्स मिलती हैं, H1 हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। गूगल हमेशा इन्हीं हेडिंग्स को रिकॉग्नाइज करता है। अगर आपने कोई भी हेडिंग इनके इसके मुताबिक नहीं डाली, H1 H2 में नहीं डाली, तो गूगल उसको एज अ पैराग्राफ कंसीडर करेगा। ठीक है, एज अ हेडिंग कंसीडर नहीं करेगा। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि H1 हेडिंग जो मेन हेडिंग है आपकी टाइटल हेडिंग, टाइटल हेडिंग के अंदर जो आपकी सब हेडिंग आ रही है वो H2 के अंदर आएगी। ठीक है, अब H2 के ठीक। अंदर फर्दर कोई हेडिंग अगर बन रही है आपकी, जो कि बनती है, ज्यादातर बनती है, H3 बन जाती है। ठीक है, वो हम H3 में लिखते हैं, फिर ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। H3 के अंदर अगर कोई हेडिंग आ रही है वो H4 में आएगी, H4 के अंदर भी कोई सब हेडिंग आ रही है तो वो H5 में आएगी। ठीक है, H5 बहुत बहुत रेयर होती है, H3 हो जाती है। ठीक है, तो H6 H7 तक भी जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन तक जाने की। बस ये 3 मेन हेडिंग्स आप लोगों को चाहिए होंगी हर ब्लॉग पोस्ट में इंशाल्लाह। और मतलब जितनी आप लेंथी लिखेंगे और जितनी ज़्यादा सब हेडिंग्स आपकी होंगी, और सब हेडिंग्स की कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहे आप मर्जी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी ब्लॉग पोस्ट की लेंथ कितनी है। ठीक है, अब ब्लॉग पोस्ट जो एक स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलता, या उनका टाइटल कुछ इस तरह का होता है जिसके ऊपर इतने ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, तो वो आपके पास चला जाता है 600 to 700 वर्ड काउंट हो सकता है उसका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ड काउंट, वर्ड। हाँ, ठीक है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा, लेकिन उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ टू द पॉइंट आपने आंसर देना होता है। ठीक है, अब कोई ट्रैवल नीश आ जाती है, कोई ट्रैवल के ऊपर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, जैसे कि 10 बेस्ट प्लेसेस पे लिख रहे हैं या 15 बेस्ट प्लेसेस पे लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका वर्ड काउंट और ज़्यादा हो जाएगा। 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 1000 to 2000 तक जा सकता है, या 2000 से भी ऊपर के ब्लॉग पोस्ट होते हैं, 3500 वर्ड्स के भी ब्लॉग पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने वर्ड्स का ब्लॉग लिखना है, आपका टॉपिक क्या है, उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन कितनी मिल रही है। जितनी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑब्वियसली आप उतना लंबा ब्लॉग लिख सकते हैं, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। 1000 वर्ड तक तो चला ही जाता है, ट्रेवल नीश में हो या कोई भी जनरल टॉपिक हो, उसमें 1000 वर्ड्स तक आपका ब्लॉग पोस्ट चला जाता है। इसीलिए जो स्टैंडर्ड वर्ड काउंट, हम एवरेज वर्ड काउंट कैलकुलेट करते हैं, जो गूगल का पसंदीदा होता है, वो 1500 वर्ड्स का होता है। लाइक एग्जैक्ट 1500 वर्ड्स नहीं, 1400 समथिंग भी हो सकते हैं, 1500 से थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये एवरेज वर्ड काउंट इतना आपने अपने जहन में रखना है। अब इस
वर्ड काउंट को जहन में रखते हुए आपने अपने जो ब्लॉग पोस्ट है उसकी डिवीजन करनी है। अब वो कैसे होगी? फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है 1500 वर्ड्स का एक ब्लॉग पोस्ट। उस ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, 1500 वर्ड्स को डिवाइड कर लूँगी। क्योंकि मैंने 10 बेस्ट प्लेसेस लिखनी है तो मैं कोशिश करूँगी हर प्लेस के ऊपर 100 वर्ड्स की पैराग्राफ्स हों। ठीक है, 100 वर्ड का पूरा पैराग्राफ नहीं, वो पूरी सब हेडिंग जो एक आएगी उसके अंदर 100 वर्ड्स हों। तो अगर मेरे पास, अगर मैंने 10 प्लेसेस लिखनी है और 10 प्लेसेस के अंदर मैंने लिखने हैं ईच प्लेस में 100 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली लिखने हैं। ऑब्वियसली पूरे 100 तो नहीं होते, या कभी 100 से ज़्यादा हो जाते हैं या थोड़े 100 से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल वर्ड काउंट कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, पीछे कितना रह गया, 1500। अब 1500 वर्ड को अगर आपने डिवाइड करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं, या 150 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिख लें और 150 वर्ड्स का कंक्लूजन लिख लें। ठीक है, या तो आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं अगर आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कम बन रहा है, या कुछ सब हेडिंग्स ऐसी हैं जिसमें आपको लग रहा है थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सब हेडिंग्स में 150 वर्ड काउंट रख लें जहन के अंदर, ताकि आपके पास एक क्लियर पिक्चर हो कि आपने कहाँ तक जाना है। और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ 100 वर्ड्स और कंक्लूजन पैराग्राफ 100 वर्ड, ये टोटल कितने हो गए, कैलकुलेट करें जरा। क्या, जितने भी हो गए। ठीक है, और मतलब 22 आप कितने हो गए? 22 नो फॉर 1200 ओके, नहीं। इतने बहुत हैं। ठीक है, इस तरह से आपने वर्ड काउंट का एवरेज निकाल लेना होता है। अगर आपको पता होना कि आपका टारगेट वर्ड काउंट कितना होता है, क्योंकि बाज दफ़ा ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स आपको वर्ड काउंट देते हैं, टारगेट वर्ड काउंट देते हैं। ठीक है, कि आपने 1000 वर्ड का ब्लॉग पोस्ट लिखना है, या 2000 वर्ड का ब्लॉग पोस्ट लिखना है, या 1500 वर्ड्स का लिखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं दिया गया वर्ड काउंट, तो आपने खुद से अंदाज़ा लगाना है। अगर आपके पास टारगेटेड वर्ड काउंट है 1500, तो आपने उसको डिवाइड करना है कि आपकी सब हेडिंग्स में कितने कितने वर्ड्स आएंगे, इंट्रोडक्शन में कितने वर्ड्स आने चाहिए, कंक्लूजन में कितने वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि कितने वर्ड्स, ताकि कंटेंट उसी हिसाब से उसी फ्लो के साथ आपके दिमाग में भी आए और लिखा भी जाए। ओके, तो टाइटल हो गया, सब हेडिंग्स हो गई, वर्ड काउंट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं आपके पैराग्राफ्स। अब पैराग्राफ्स में क्या होता है, पैराग्राफ्स की कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि 20 पैराग्राफ्स या 50 पैराग्राफ्स, जितने भी बनते हैं आप लिख सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ्स की लेंथ हमारे पास छोटी होनी चाहिए। लाइक ईच पैराग्राफ 3 to 5 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह क्या होती है, बहुत ज़्यादा बल्कि पैराग्राफ्स होते हैं ना, वो रीडर को अट्रैक्ट नहीं करते और पढ़ा भी नहीं जाता। ठीक है, तो रीडर्स हमेशा वो वाले पैराग्राफ्स पढ़ते हैं जिनकी लेंथ छोटी हो। सब हेडिंग आपने बेशक 150 वर्ड्स की रखी हुई है, उन सब हेडिंग्स के अंदर आपने सब पैराग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, ये मैं आपको बोल के दिखा देती हूँ पहले।
आज इंटरनेट तंग कर रहा है। ये एलिमेंटर के साथ क्यों आ रहा है? इसको रैंक मैथ के साथ आना चाहिए था। चलिए खैर, ये ब्लॉग पोस्ट है, इसका ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। और इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर टोटल 1 2 3 एंड 3.5 लाइन्स है, या फुल कर लें अगर आप 4 हैं, क्योंकि इसकी अभी विड्थ भी कम है। हालांकि ये रैंक मैथ में खुलना चाहिए था, ये एलिमेंटर में खुल गया। कोई बात नहीं, मैं बाद में देखती हूँ इसको, ठीक है। फिर सेकंड पैराग्राफ भी 3.5 लाइन्स। फिर कुछ ऐसे पैराग्राफ्स हैं जो कि और भी छोटे हैं, जो कि 2 लाइन्स के ऊपर है, क्योंकि जहाँ पर आपकी बात ब्रेक हो रही हो ना, वहाँ आपने नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर देना। ये नहीं है कि आपने बात इधर ही अधूरी छोड़ के और अगली लाइन आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे ले आए हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो आप बात कर रहे हैं वो 2 to 3 लाइन्स में क्लियर भी हो जाए और नेक्स्ट बात फिर अगले पैराग्राफ से शुरू हो। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है ना कि रीडिंग के असूल क्या होते हैं, कि आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। कुछ ये भी हैं, 2 लाइन्स के पैराग्राफ्स भी हैं, कुछ एक ही लाइन का भी है, और ये भी एक ही लाइन का ही है। इसको मैंने तोड़ दिया था क्योंकि इसमें था इनिशियली मोस्ट ब्लॉग्स फॉर पर्सनल डायरीज, इसमें इनिशियल टॉपिक्स, फिर आजकल ब्लॉग्स किस तरह यूज़ हो रहे हैं, और फिर एक एग्जांपल दी हुई है कि एक नॉवेल सेक्स ब्लॉग है, उसके ऊपर इस तरह की ये उसकी नीश है। ठीक है, इस तरह फिर नीचे आ जाए, फिर ये दो दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स, और छोटे छोटे पैराग्राफ्स आप नोट कर रहे होंगे कि ये रीडेबल हैं। अगर फॉर इंस्टेंस इन सबको मैं इकट्ठा एक ही उसमें लिख देती, एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता ये, तो वो रीडेबल नहीं होना था। वो रीडर भी तंग होते हैं, इरिटेशन अलहदा होती है, और पढ़ा भी नहीं जाता। फिर क्या होता है कि आपका ब्लॉग पोस्ट पढ़े बगैर रीडर ने बैक कर देना है। और ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाला सामने आ रहा है, स्कॉटिश फोल्ड डिजीज, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग पोस्ट है, मैंने इसको खोला, जैसे ही मैंने इसको खोला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैंने वापस बैक कर दिया। इसको हम कहते हैं बाउंस रेट। ठीक है, हर वेबसाइट का बाउंस रेट काउंट होता है, कैलकुलेट होता है, और जिन वेबसाइट्स का बाउंस रेट ज़्यादा होता है वो वेबसाइट्स रैंक नहीं कर पाती। ठीक है, आप लोगों ने ये कुछ टर्मिनोलॉजीज भी एसईओ की याद रखनी है कि वेबसाइट्स के रैंक करने के लिए कुछ मैंने आपको एक्सटर्नल लिंक, बैक लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, ये वाली टर्मिनोलॉजीज भी बताई थी। ये बल्कि मैं आपको लिख के एक दफ़ा सेंड भी कर दूंगी ताकि आप लोगों को याद रह जाए। ठीक है, सीपीसी सर्च वॉल्यूम क्या होता है, बाउंस रेट क्या होता है। ठीक है, बाउंस रेट क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला आपने लिखा है, मतलब मैंने लिखा है ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, कोई भी रीडर आया, उसको टॉप टाइटल तो अच्छा लगा, उसने टाइटल खोला, उसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अच्छा नहीं लगा, नीचे भी उसने देखा बहुत ज्यादा बल्कि बल्कि से पैराग्राफ्स थे, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसने फौरन ही बैक कर दिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाउंस रेट, के रीडर ने आपका आर्टिकल इतना इतना उसको पसंद नहीं आया कि 2 मिनट ठहर ही जाता। ओके, तो हमने कोशिश करनी होती है कि अपने जो ब्लॉग पोस्ट है उसका फॉर्मेट इतना अच्छा हो कि रीडर का रिटेंशन टाइम ज़्यादा रह सके। ठीक है, इसीलिए हम ब्लॉग पोस्ट के फॉर्मेट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एक फॉर्मेट पे और दूसरा कंटेंट पे, राइट। और पैराग्राफ की लिमिट कोई नहीं है, मतलब नंबर ऑफ पैराग्राफ्स की कोई लिमिट नहीं है, और लेंथ ऑफ पैराग्राफ्स आपकी कितनी होनी चाहिए, 3 to 5 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि किस तरह से लिखनी है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मीडिया। मीडिया में क्या क्या आ जाता है, आपके इमेजेस आ जाती हैं, वीडियोस आ जाते हैं, और और क्या आ जाते हैं, इन्फोग्राफिक्स आ जाते हैं, और काफ़ी कुछ आप का टॉपिक अगर ऐसा है जिसमें इमेजेस के थ्रू आप कुछ दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रैवल का ब्लॉग लिखा गया है,
ट्रैवल के ब्लॉग में अगर आपने कुछ जगह मेंशन की हैं और उन जगहों की तस्वीरें नहीं लगाई, आपने तस्वीरें उसके इंसर्ट नहीं की, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपने जहाँ जहाँ पॉसिबल है, क्योंकि हर ब्लॉग पोस्ट में ये होनी चाहिए, मीडिया का सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है रीडर के ऊपर। और अगर आपका हाउ टू का ब्लॉग पोस्ट है जिसमें आपने पूरा कोई प्रोसीजर उसमें बताना है, तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप एक इन्फोग्राफिक्स की पोस्ट बनाएंगे और उस इन्फोग्राफिक्स के अंदर मेन मेन आइडियाज उसके देंगे कि डूज एंड डोंट्स। आपने कभी गूगल पे देखा होगा कि काफ़ी सारी इमेजेस वाली साइट पे जब आप जाते हैं तो काफ़ी इन्फोग्राफिक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। वो इन्फोग्राफिक्स असल में ब्लॉग पोस्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। उन इन्फोग्राफिक्स की अगर आप वेबसाइट विजिट करें तो आपको ब्लॉग पोस्ट की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, मीडिया का इतना बड़ा रोल होता है एसईओ के अंदर, क्योंकि अगर आपको कोई भी कंटेंट आपको एज सच गूगल के फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे नहीं मिल रहा, तो आप इमेजेस पे जरूर जाते हैं। ठीक है, मैं तो जाती इमेजेस पे हूँ सबसे पहले, कंटेंट बाद में ही खोलती हूँ। ठीक है, तो इमेजेस खोल के आपको कोई इन्फोग्राफिक्स पसंद आ रहे हैं, वो इन्फोग्राफिक्स खोल के आपको सीधा आपके ब्लॉग पे ले जाएंगे। राइट, समझ आई ये बात? जी। हाँ जी। अब रही बात ट्रैवल की, तो आपको मिल जाएंगे आराम से। मीडिया के लिए आपके पास स्टॉक इमेजेस की वेबसाइट होती हैं। आपने गूगल से इमेज लेके किसी भी ट्रैवलिंग की जो आपको आराम से मिल सकती है गूगल से, आपने गूगल से नहीं लेनी, क्योंकि गूगल के पिक्सल बहुत ख़राब होते हैं और जो बिल्कुल ही लो डेफिनेशन और लो पिक्सल की पिक्चर्स होती हैं वो अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं होती। राइट, तो आपने, मैं आपको वेबसाइट्स के नाम से सेंड करूंगी, अनस्प्लैश और पिक्साबे। ये दो टॉप की हैं, और भी काफ़ी सारी हैं स्टॉक इमेजेस की वेबसाइट्स, उनके भी बल्कि मैं नाम आपको सेंड कर देती हूँ। ठीक है, आप लिंक शेयर कर दीजिएगा, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। लिंक बेस्ट रहता है। अच्छा ठीक है, जी। मैं लिंक शेयर कर दूंगी। वह इतनी कोई औखी नहीं है। अनस्प्लैश और पिक्साबे, वो आप जाके सर्च करें, उसमें हाई डेफिनेशन और हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स होती हैं, वहां से आपने पिक्चर्स लेनी है। राइट, और अगर आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जैसे कि इंफोग्राफिक्स हैं, वो आपको बने बनाए कहीं से नहीं मिल रहे, पिंटरेस्ट से भी आप ले सकते हैं। पिंटरेस्ट पे भी अच्छी रेजोल्यूशन की पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो इंफोग्राफिक्स आप आइकॉन्स को कह रही हैं? क्या कह रही हूँ? इंफोग्राफिक्स आप आइकॉन्स को कह रहे हैं? नहीं नहीं, इंफोग्राफिक्स ना ओके। एक इमेज के अंदर सारा आपके उसमें ग्राफिक्स होते हैं। ठहरे, मैं बल्कि आपको दिखा देती हूँ। ये हम कैनवा के थ्रू बनाएंगे भी, ताकि आप लोगों को ओके। जैसे एक इमेज होती है, उस इमेज के अंदर सारा आपका इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो आपने ब्लॉग पोस्ट में लिखी है, उसकी हाइलाइट्स एक पिक्चर में होती हैं। ठीक है, ग्राफिकल या विजुअल्स, आप कुछ भी कह रहे हैं, इसको भूल जाए, बस इस तरह के होते हैं इन्फोग्राफिक्स। इसमें स्टेप्स बताए हुए हैं या इस तरह से हैं। अगर मैं कैनवा खोलूँ, कैनवा यहाँ से खोल लेते हैं। बहरहाल इस किस्म के इन्फोग्राफिक्स होते हैं जो पिक्चर के अंदर आपका मटेरियल या कंटेंट पोस्ट होता है इस तरह। और ये बनाने आसान है, ये आपको कैनवा से टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। वो अगर किसी ने हाउ टू वाला लिखना हुआ तो वो तो ज़रूर बनाएंगे। ठीक। वैसे मैं इनके टेम्पलेट्स आपसे शेयर भी कर दूंगी। राइट, तो लास्ट जो हमारी चीज़ रह गई है वो रह गया है कंक्लूजन पैराग्राफ। कंक्लूजन पैराग्राफ, कंक्लूजन पैराग्राफ क्यों ज़रूरी है, इस पे फोकस करना क्यों ज़रूरी है? हानिया? क्योंकि सारी ब्लॉग पोस्ट जो है उसकी एक समरी टाइप सी एंड पे। देनी होती है। राइट, कंक्लूजन ऐसे आपकी प्रॉपर एक समरी होगी कि आपने ब्लॉग में बताया क्या हुआ है। ठीक है, छोटी सी समरी होगी और उसमें ज़्यादातर आपने CTA देना होता है।
CTA होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी रीडर आया है, आपकी ब्लॉग पोस्ट पढ़ी है उसने, तो ये ना हो कि बस एक दफ़ा पढ़ के वो चला जाए, क्योंकि काफ़ी सारी ब्लॉग पोस्ट ऐसी होती हैं जो हम सेव करके रख लेते हैं, एक दफ़ा पढ़ते हैं, फिर हम दूसरी दफ़ा भी दोबारा पढ़ते हैं। ऐसा भी होता है, कुछ कंटेंट होता है हमने कभी अब नोट करना अगर शुरू करें तो आपको वो पता होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है वो सेव करके रख लेते हैं दोबारा पढ़ने के लिए, राइट। तो CTA का असल में कंक्लूजन का ये भी मतलब होता है कि आपने पूरा ब्लॉग पोस्ट लिख लिया, एंड पे आपने एक कॉल टू एक्शन देना है कि या तो अगर आपने लिखा है प्रोडक्ट रिव्यू या एफिलिएट आर्टिकल, उसमें तो CTA बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन पैराग्राफ के बगैर उसकी तो जैसे कहते हैं रूह ही निकल जाएगी, राइट। तो आपने एंड में कंक्लूजन पैराग्राफ में प्रोडक्ट रिव्यू या एफिलिएट आर्टिकल में रीडर को कन्विंस करना है कि ये प्रोडक्ट आपने खरीदनी ही खरीदनी है। अगर ना खरीदी तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ठीक है। इस मतलब हो नहीं जाएगी, वैसे ही बता रही, ठीक है। तो इस तरह का आपका कंक्लूजन भी होना चाहिए। तो आप लोगों ने अब करना क्या है, ब्लॉग पोस्ट पढ़नी है, उसमें देखना है कि उन्होंने इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा हुआ है और कंक्लूजन किस तरह से लिखा हुआ है। बाकी ये जो बीच की चीज़ें हैं ये आप लोगों को बहुत आराम से नज़र भी आ जाएंगी और समझ भी आ जाएंगी, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कंक्लूजन और टाइटल, ये 3 चीज़ें, इन पे आपने बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करना है डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट पे जाके कि इन्होंने किस तरह से लिखी हुई है और क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई की हुई हैं, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्या चल क्या रहा है। ओके, सो इंशाल्लाह फिर हम इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम रिसर्च देखेंगे कि अगर आपको ये नहीं पता कि ब्लॉग पोस्ट का टाइटल मैं आपको फॉर एग्जांपल ब्लॉग पोस्ट दे दूं लिखने के लिए, आपको आपने उसका नाम ही पहली दफ़ा सुना है, फिर आप उसको लिखेंगे कैसे? तो इसलिए रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में। और फिर आप लोगों की प्रॉपर राइटिंग की असाइनमेंट शुरू हो जाएगी, जो आप लोगों ने पहला ब्लॉग पोस्ट लिखना है और फिर उसको पब्लिश भी करना है खुद से, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक, बेस्ट ऑफ